स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 22-23 सेशन का सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th स्टैंडर्ड के लिए। तो इसका पार्ट 1 हमने कर लिया है सेक्शन ए, जिसमें 20 MCQs थे। तो वो आप चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में एंड चैनल के पेज पे। तो आज हम करने जा रहे हैं इसका सेक्शन बी, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना एंड इसका सोल्यूशन पूरा आपको क्वेश्चन पेपर का मिल जाएगा चैनल के अंदर। तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 22-23 सेशन स्टैंडर्ड के लिए ही। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इसके पार्ट 1 में, तो वहाँ आप जाके चेक कर लेना इनको। एजर्शन रीजन वाले भी वहीं पार्ट 1 में कर रखे हैं। अब सेक्शन बी करने जा रहे हैं हम इसका। तो देखिए 21 क्वेश्चन देखेंगे। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 16 डिग्री। अब आपको सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब तो पता है कि 2 एंगल जिनका सम 180 हो। तो आपको बोला है जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 16 ज़्यादा है। तो लेट अस अज्यूम स्मॉलर एंगल एक्स है, ठीक है। तो स्मॉलर एंगल क्या है, एक्स है, एक्स है, ये तो हम बाद में निकालेंगे। और लार्जर एंगल क्या है, उससे 16 ज़्यादा है, एक्स प्लस 16 है। अब कंडीशन क्या कहती है कि सप्लीमेंट्री है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स के लिए सॉल्व कर लीजिए, एक्स एक्स 2x, नंबर उस साइड चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक्स को सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 82। अब एक्स तो आपका स्मॉलर एंगल था ना, तो ये 82 आ गया। तो आप इसमें 16 ऐड करेंगे तो लार्जर एंगल भी निकल जाएगा। आप चेक भी कर लेना इनका सम कितना आना चाहिए, 180। क्लियर। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री बोल देते तो सम 90 रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर में आपको ये कंडीशंस दी है, देखिए फिगर देख लेते हैं। ये है एक ट्रायंगल ए सी बी है और एक छोटा ट्रायंगल ए डी सी बी है, ठीक है। कंडीशन क्या क्या दी हुई है आपको क्वेश्चन में, आपको बोला है ए सी बी सी डी ए के इक्वल है। ए सी बी यानी कि ए सी बी ये वाला एंगल है, ठीक है, और सी डी ए ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। उसके अलावा आपको ए डी 3 दिया है और ए सी 6 दिया है। तो ए सी 6 है और ए डी 3 है। तो आपको दिख रहा है कि एक तो बड़ा ट्रायंगल यूज़ हो रहा है और एक छोटा ट्रायंगल यूज़ हो रहा है। तो कुछ कुछ सिमिलैरिटी थ्योरम लग रही है ना, ट्रायंगल है तो आपको देखना है कि देखो आपको दिख रहा है इस दोनों ट्रायंगल्स में, इसमें और ये छोटे वाले ट्रायंगल में ए भी तो है एंगल जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो सिमिलर ट्रायंगल कर सकते हो आप, है ना। कैसे, आपको दिख रहा है ये एंगल सी और डी तो इक्वल दिया ही हुआ है, ये वाला इसके। आपको ए भी दिख रहा है कि इसमें और इसमें कॉमन है, तो ए कॉमन है दोनों में। तो अगर ऐसा है, तो अगर मैंने बड़े ट्रायंगल को ए सी बी को ए एंगल से सी पे घुमाया, ए सी बी है ना, तो छोटे को कैसे घुमाऊंगी, इसको भी ए से घुमाऊंगी और इसको सी से ए से सी पे घुमाया तो इसका सी तो डी को रिजेंबल कर रहा है ना, तो इसको ए से डी की तरफ घुमाएंगे छोटे वाले को। अगर इसको ए सी पे घुमाया बड़े वाले को, तो इसको भी अगर मैं ए से घुमा रही हूँ तो ए सी डी थोड़ी ना लिखेंगे, ए डी सी लिखेंगे, क्योंकि इसका ए और इसका सी लिया है तो इसका ए और इसका डी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यही तो इक्वल है। इसका सी इसके डी के इक्वल है और इसका छोटे वाले का ए बड़े वाले के ए के भी। तो इसको अगर मैंने ए से सी पे नेमिंग दी है तो छोटे वाले को भी ए से किस पे देंगे, डी पे देंगे, क्योंकि सी की जगह पे डी यूज़ हो जाएगा ना। तो ऐसे करके इसकी नेमिंग बहुत ध्यान से लिखनी है। तो ये हमने एंगल एंगल सिमिलैरिटी लगा दी, जिससे ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब आपको कुछ साइड्स का भी रोल दे दिया, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके रेशियो जो होंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड के वो इक्वल हो जाएंगे। आपको ना ए सी और ए डी दिया हुआ है और ए भी निकालने को बोल रहे हैं, तो आप ना ऐसे रेशियो लेंगे जिसमें ए सी ए डी और ए बी यूज़ हो। तो अगर मैंने इसकी ए सी ली छोटे वाले की, तो इसके स्टार्टिंग के 2 वर्टेक्स लिए तो इसके भी ए डी लेनी पड़ेगी, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग बनाना है। इसका ए सी इसका ए डी के साथ रेशो ऐसी। अब मुझे ए बी चाहिए, तो इसका ए बी अगर ऐसे लिया है तो इसका क्या लेना पड़ेगा, ए सी लेना पड़ेगा, इसका भी रेशो। तो जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके साइड्स के रेशो भी क्या होते हैं, इक्वल। वैसे तो तीसरी साइड भी ले सकते हो, बी सी अपॉन डी सी, बट उसका कोई यूज़ नहीं है क्वेश्चन में, है ना। तो अब ये सारी साइड तो हमें मालूम है, ए बी निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है जिनकी रेडियाई दी हुई है 5 और 3। कॉन्सेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर पे 2 सर्कल बने हुए हैं, है ना, इनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो एक की रेडियस तो 5 है और दूसरे की रेडियस 3 है। तो कुछ इस तरीके से बनाना, इसकी 5 और इसकी 3। इसकी 5 मतलब इसके सेंटर से शुरू होकर इसकी सर्कमफ्रेंस तक जाएगी ना, और इसकी ये यहाँ से शुरू होकर इसकी सर्कमफ्रेंस तक। अब आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि जो
इस ट्रायंगल की कॉर्ड है वो इस सर्कल को क्या करके जा रही है, टच करके जा रही है ना। तो जो बड़े ट्रायंगल की कॉर्ड है वो छोटे सर्कल के लिए क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी, क्योंकि उसको टच करके जा रही है। तो अब आपको रूल भी पता है, कोई टेंजेंट जो अगर टेंजेंट हो और रेडियस हो तो रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना। ये तो रूल है ना, कोई भी टेंजेंट अगर ये सेंटर की रेडियस ड्रॉ करी तो ये परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो बी सी टेंजेंट किसके लिए है, स्मॉलर सर्कल के लिए है ना, जो भी टच करके जा रही है। तो इसलिए ओ ए क्या होगी, ए बी पे, ओ ए बी पे परपेंडिकुलर होगी या पूरी बी सी पे। तो अब यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है, ये 3 है, ये 5 है और ये राइट एंगल है, तो ये मस्ट भी हाइपोटेन्यूज होगा। राइट एंगल के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस आपको निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही तो होता है। तो हाइपोटेन्यूज जब पता हो तो इसका स्क्वायर वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये √16 यानी कि 4 आ जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा ना, तो 4 आ गया, यानी ये 4 आ गया। इतना पार्ट 4 आया, मुझे पूरी कॉर्ड निकालनी है। तो अब आपको ये भी पता है कि ये जो रेडियस होती है ना, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है ना। तो जो पूरी कॉर्ड बी सी होगी वो डबल हो जाएगी, तो 8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कॉर्ड लार्जर सर्कल के लिए, बट वो जो बी सी है छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री में से है। साइन थीटा का रेशो दिया हुआ आपको a/b, आपको टेन थीटा का निकालना है। तो आपको पता है साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। अब साइन थीटा का किसका रेशो होता है, साइन थीटा, आपको ये रूल तो पता है ना, P/B/H/B, ये बहुत बार बता भी रखा मैंने। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको, या कुछ और भी कर सकते हैं। तो P/H का रेशो करते हैं हम तो साइन थीटा आता है, B/H का रेशो करते हैं तो कॉस थीटा आता है, एंड B/B का रेशो करते हैं तो टेन थीटा आता है। और फिर अगर उल्टा कर देंगे H/P तो कॉस सेक थीटा आ जाएगा, एंड H/B कर देंगे तो सेक थीटा आ जाएगा, और अगर B/P कर देंगे तो कॉट थीटा आ जाएगा, यानी कि ये आपस में रेसिप्रोकल्स है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या है, P/H। अब आपको राइट एंगल ट्राइंगल में पता है, ये राइट एंगल है तो ये मस्ट भी हाइपोटेन्यूज होता है, राइट एंगल के अपोजिट, ये तो फिक्स होता है, एच होता है। बट परपेंडिकुलर और बेस एक्सचेंज हो सकते हैं, जहाँ भी थीटा दिखे वहाँ बेस होगा और यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर यहाँ थीटा दिखे तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपको साइन थीटा में अगर मैंने थीटा यहाँ ले लिया तो आपको पता होगा ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, थीटा यहाँ लिया तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। अब आपको पता है अगर ये रेशो दिया a/b तो मस्ट भी P/H होगा। अब P आपको दिया A एंड H आपको दिया है B। अब आपको हाइपोटेन्यूज पता है जब, तो हाइपोटेन्यूज जब पता होता है तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर क्या हो जाता है, माइनस, ताकि ये बेस का स्क्वायर आ जाए, है ना। तो हाइपोटेन्यूज B² है, ये A² है, तो ये निकालना है आपको। तो BC² कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस करके, और स्क्वायर हटेगा तो रूट भी लगेगा, है ना। तो BC आ गया। अब आपको पता है टेन थीटा क्या रेशो होता है, P/B, परपेंडिकुलर वन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, A है, और बेस क्या है, √B² माइनस A², तो ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप कॉस भी निकाल सकते थे, ये अपॉन ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, एनसीईआरटी का ही है ये। 10a+b अगर √3 दिया है और 10a-b अगर 1/√3 दिया है, तो आपको a और b निकालना है। तो जब भी टेन थीटा यहाँ पे कुछ नंबर फॉर्म में दिया होता है, तो अगर ये टेन थीटा है तो इसे भी आप टेन थीटा में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगर ये टेन थीटा है तो ये √3 टेन थीटा कब होता है, जब 1060 होता है। तो यहाँ पे √3 के आगे 10 मत लगा देना। √3 कब होता है, 1060 पे, तो यानी कि ये 10 की फॉर्म में है ना, तो यहाँ भी आप इसको 10 की फॉर्म में लेके आएंगे। तो √3 की वैल्यू 10 में कब होती है, 1060 पे, तो इसकी जगह आप 1060 लिख लेना। अब आपको पता है ये भी 10 थीटा है और ये भी 10 थीटा है, तो ये थीटा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। थीटा क्या a+b और ये 60। ठीक है, सेम ऐसे ये वाला भी होगा। ये 1/√3 को भी 10 की फॉर्म में लेके आइए। 1/√3 कब होता है, जब 1030 होता है। अब 10 तो दोनों में सेम है, तो ये वाला थीटा इस थीटा के बराबर कर देना। अब दो इक्वेशन है आपके पास ऊपर नीचे से, इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए। -b+b एज इट इज़ कैंसिल हो रहा है, तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनके साइन चेंज है ना। तो ये a और ये +2a हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। a निकालने के लिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 45। a की वैल्यू आप इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी में भी रख के b की वैल्यू निकाल लेना, तो ये आ जाएगी 15 डिग्री। तो इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25। द व्हील ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, एक व्हील का डायमीटर दिया हुआ है आपको, तो रेडियस निकाल लेना। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट वेयर द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर।
तो मतलब इन्होंने बोला कितने रेवोल्यूशन कर लेगा एक व्हील 10 मिनट में अगर कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आ रहा है। तो आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला तो सबको पता होगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकलता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस, ठीक है। या डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करके। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आपको टोटल डिस्टेंस, आपको जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं वो 10 मिनट में निकालने हैं। तो जो टोटल डिस्टेंस लेना है वो आपको 10 मिनट के लिए लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो डिस्टेंस दिया है, देखो स्पीड का मतलब आपको स्पीड दी हुई थी ना 66 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका मतलब 1 घंटे में कितना डिस्टेंस, ये तो होता स्पीड का मतलब कि 1 घंटे में 66 किलोमीटर। तो आपको एक तरह से ये दिया हुआ डिस्टेंस 1 घंटे में कितना है? 66 किलोमीटर। अब 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होता है, तो आपको तो 10 मिनट पे निकालना है। तो पहले आप 1 मिनट पे निकालिए। अच्छा, ये किलोमीटर में दिया, जबकि डायमीटर आपको सेंटीमीटर में दिया था, है ना। तो आपको इस किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लेना, तभी ये फॉर्मूले में लग पाएगा, ठीक है। अब ये किलोमीटर को पहले मीटर में बदल लीजिए, 3 जीरो लग जाती है किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, और फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2 जीरो एक्स्ट्रा, तो 5 जीरो लग जाएगी, है ना। तो ये सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि आपको डायमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब आपको ये 60 मिनट में पता है इतना डिस्टेंस है, तो 1 मिनट में 60 से डिवाइड करके आएगा, और 10 मिनट में निकालना है, तो जो भी 1 मिनट का आया उसको 10 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये यूनिटरी मेथड तो सबको आता होगा। तो ये आ गया आपका 11 लाख, है ना। तो यानी कि 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया? इतना। अब आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 10 मिनट में ही तो निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कितना लेंगे? 1 घंटे का नहीं लेंगे, 10 मिनट का लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो 10 मिनट का इतना आया। सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2πr। रेडियस आपको 40 निकल जाएगी, क्योंकि डायमीटर 80 दिया हुआ है। तो ये सेंटीमीटर में, इसलिए हमने इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो ये 40 यहाँ रख देंगे। अब इसको कैलकुलेशन करना है। तो ये 22/7 रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/22। अब कैंसिल वगैरह तो सबको करना आता होगा। तो इसको जब आप कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल करके आएगा 625 × 7, यानी कि 4375 रेवोल्यूशन कर देगा। क्योंकि उसका व्हील बहुत छोटा है ना, तो उसके रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी सेंटीमीटर में रेडियस दी हुई है। नेक्स्ट इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है 25 का। लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक की गिवन है। आपको एरिया जो मिनट हैंड स्वैप्ट करेगी, आपको पता है मिनट हैंड अगर एक घड़ी में है तो वो रेडियस का काम करती है ना, क्योंकि वो सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक जाती है। अब वो जो एरिया स्वैप्ट करती है 5 मिनट में, मान लो यहाँ है और वो यहाँ पहुँच गई, तो एक सेक्टर बना दिया ना उसने ऐसे करके। तो सेक्टर का एरिया निकालना है एक तरह से। जो भी मिनट हैंड एरिया स्वैप्ट करती है वो सेक्टर का एरिया होता है। अब आपको 5 मिनट में निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एरिया स्वैप्ट मिनट हैंड 1 मिनट में कितने का करती है? 6 डिग्री का। ये आपको याद रखना है, 1 मिनट में कितने डिग्री का करती है? 6 डिग्री का। तो अगर 5 मिनट में निकालना हो, सॉरी ये एरिया नहीं है, ये एंगल है, सॉरी। एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल स्वेप्ट करती है? 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में निकालना है, तो 1 मिनट में अगर 6 है तो 5 का निकालूंगी तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, है ना। तो एंगल कितना आ गया? थीटा, यानी कि 30 डिग्री। अब आपको मैंने बता दिया कि जो मिनट हैंड की लेंथ होती है वो रेडियस होती है। तो एरिया मिनट हैंड ने कितना कवर किया? जितना सेक्टर का एरिया बनेगा 5 मिनट में। तो पाई आर स्क्वायर θ/360। पाई तो 22/7, रेडियस 14 है, क्योंकि मिनट हैंड की लेंथ ही वो रेडियस होती है। थीटा आपको 5 मिनट में निकालना था तो निकाल दिया। 1 मिनट का याद होना चाहिए, 5 मिनट का निकल जाएगा, या 10 मिनट, जितने का भी निकालना हो। तो यहाँ पे रख देंगे, कैलकुलेशन करेंगे कैंसिल वगैरह करके, ये आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक तरह से जब भी मिनट हैंड या वाइपर जो है एरिया स्वैप्ट करते हैं, या छतरी के स्ट्रिप्स, अम्ब्रेला के स्ट्रिप, वो सेक्टर ही बनाते हैं। तो जब भी आपको अम्ब्रेला के स्ट्रिप्स ने कितना एरिया बनाया, या वाइपर ने कितना एरिया स्वैप्ट किया, या फिर एक हॉर्स है जो स्क्वायर में बंधा हुआ है रस्सी से, रस्सी की लंबाई उसकी रेडियस बन जाती है, और तो वो भी एरिया ऑफ सेक्टर ही क्या करता है? ग्रेज कर पाता है। तो उस केस में सब में आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना होता है। थीटा या तो क्वेश्चन में दिया होता है, या फिर कुछ इनडायरेक्ट वे में सिचुएशन दे दी जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था। अब इसका जो सेक्शन सी वगैरह है और सेक्शन डी है और ई है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके प्री बोर्ड और जो बोर्ड एग्ज़ाम है उनमें ये यूज़ हो सके, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहना प्री बोर्ड की और बोर्ड की रिवीजन करने के लिए।